हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नाटक का उद्भव एवं विकास। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाटक शब्द की विवेचना करते हुए विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति, परिभाषा और स्वरूप को स्पष्ट किया है। पाणिनि ने नाट्य शब्द की उत्पत्ति नट धातु से की है, जबकि नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट धातु से नाट्य की उत्पत्ति स्वीकार की है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नृत्य और नृत्य में विशेष अंतर नहीं माना है। उनका कथन है कि इन दोनों में ही ताल, लय और भाव का आश्रय लिया जाता है, जबकि नट, नाट्य और नाटक में अनुकरण व अभिनय की प्रमुखता होती है। नृत्य नाटक का एक अंग हो सकता है, किंतु नाट्य नृत्य का नहीं। स्पष्टतः नाटक नृत्य से अधिक व्यापक अर्थ को सूचित करता है। रूपक शब्द का प्रयोग नाटक के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, किंतु सूक्ष्मता से देखें तो इन दोनों के अर्थ में भी अंतर है। नाटक में मूल पात्रों की विभिन्न चेष्टाओं आदि का अनुकरण मात्र उपेक्षित है, जबकि रूपक में इसके साथ साथ मूल पात्रों के रूप का आरोप भी अनिवार्य होता है। नाटक शब्द की गतिशीलता भी है और क्रियात्मकता भी। इसके विपरीत रूपक में स्थूल रूप, वेशभूषा आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। संस्कृत के आचार्यों ने रूपक को अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हुए उसके जो 18 भेद किए हैं, उनमें से एक भेद नाटक ही है। नाटक के विषय में पाश्चात्य विद्वानों की धारणाएं कुछ भिन्नता लिए हुए हैं। अंग्रेजी में नाटक के लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइवर ब्राउन ने ड्रामा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका अर्थ है कृत या किया हुआ। इसे हम कार्य भी कह सकते हैं। ठीक भी है। पाश्चात्य नाटकों में कार्य को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसके विपरीत भारतीय नाटकों में अभिनय, कला या रस को प्रमुखता दी गई है। ऐसी स्थिति में नाटक और रूपक दोनों के बीच अंतर दिखाई देता है। आजकल नाटक के तत्वों में उद्देश्य को भी अलग से विवेचित किया जाता है और पाश्चात्य के प्रभाव से कथोपकथनों को भी महत्व दिया जाने लगा। ठीक भी है, क्योंकि संवाद नाटक की आत्मा होते हैं। इनके अभाव में नाटक की कल्पना संभव नहीं। आज नाटक का प्राचीन रूप लुप्त हो गया है, अतः नाट्य विवेचन में परिवर्तन आ गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए हिंदी नाट्य कला के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युगीन नाटक, जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी माना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युगीन नाटक, जिसका समय 1901 से 1920 ईस्वी माना जाता है। तीसरा प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 1936 ईस्वी और चौथा प्रसादोत्तर युगीन नाटक, जिसका समय 1937 से अब तक का है। अब हम एक एक कर इन्हें जानेंगे। सबसे पहले आते हैं भारतेंदु युगीन नाटक। हिंदी में नाट्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन भारतेंदु द्वारा होता है। भारतेंदु युग नवोत्थान का युग था। भारतेंदु देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा से आहत थे, अतः साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने का संकल्प लिया।
समाज को जगाने में नाटक सबसे प्रबल सिद्ध होता है। भारतेंदु ने इस तथ्य को पहचाना और निराशय के से अंधकार में आशा का दीप जलाने के लिए प्रयत्नशील हुए। युग प्रवर्तक भारतेंदु ने अनुदित, मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। हिंदी नाटक और भारतेंदु युग हिंदी नाटक का वास्तविक प्रारंभ आधुनिक काल में भारतेंदु युग से माना जाता है। सन 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इंद्र सभा नाटक अभिनीत हुआ था। यह उर्दू शैली में लिखा गया था और इसी को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। इसके पश्चात जो नाटक लिखे गए उनमें स्वयं भारतेंदु हरीश चंद्र के नाटक विशेष महत्व रखते हैं। भारतेंदु से पूर्व हिंदी में अनुवादों की परंपरा प्रचलित हो चुकी थी और उनके नाटक अनुवादित होकर सामने आ चुके थे। ऐसे नाटकों में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित अभिज्ञानशाकुंतल का हिंदी अनुवाद उल्लेखनीय है। भारतेंदु द्वारा विद्या सुंदर नाटक भी बंगला नाटक का छायानुवाद है। इसके पश्चात भारतेंदु ने अनेक मौलिक नाटकों की रचना की और कुछ नाटकों के अनुवाद भी किए। पाखंड विडंबनम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, चंद्रावती, अंधेर नगरी, नील देवी आदि भारतेंदु युग के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु ने सभी प्रकार के ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, पौराणिक आदि, हास्य प्रधान, प्रहसन आदि, प्रेम प्रधान आदि विभिन्न विषयों पर नाटक लिखकर हिंदी नाटक का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने नाटक, नाटिका, प्रहसन, आकाश भाषित आदि कई प्रकार के नाटक रचकर नाट्य शिल्प का वैविध्य को प्रकट किया। उपयुक्त नाटककारों के अतिरिक्त इस युग के अन्य नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, कलिराज की सभा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी उल्लेखनीय नाटककार हैं। भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए वह विषय की दृष्टि से ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक नाटक कहे जा रहे थे। प्रवृत्ति की दृष्टि से यदि इस युग के नाटकों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से ये या तो आदर्शवादी हैं या सुधारवादी। आगे देखते हैं द्विवेदी युगीन नाटक, जिसका समय 1901 से 1920 ईस्वी का है। भारतेंदु के बाद साहित्य का जो दूसरा उत्थान हुआ उसकी प्रमुख प्रेरणा केंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह काल अनुदित नाटकों का काल था। इस समय की नाट्य स्थिति का उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत्ता चलती रही। अपने युग की समस्याओं को नाट्य रूप प्रदान करने का जो अदम्य साहस भारतेंदु युग के लेखकों में दिखाई पड़ता था, उसके दर्शन द्विवेदी युग में नहीं होते। इसके कई कारण थे। प्रथम तो हिंदी के नाटककारों में व नाटक के सूक्ष्म नियमों और विधियों की योजना की क्षमता न थी, और दूसरा नाटकों के इस उदय काल की सामाजिक स्थिति विक्षोभ पैदा करने वाली थी। इस प्रवृत्ति ने कुछ कर बैठने की प्रेरणा तो दी, किंतु भावों और विचारों को घटनाओं के साथ कलात्मक ढंग से नियोजित करने के लिए मानसिक संतुलन प्रदान नहीं किया। तीसरा, आर्य समाज के आंदोलन से लेखकों पर सुधारवादी जीवन दृष्टि और
शास्त्रार्थ शैली का प्रभाव पड़ा, जो निश्चित ही नाटकों के कलात्मक विकास में बाधक हुआ। चौथा, पाश्चात्य कॉमेडी के अंधानुकरण के कारण भारतेंदु के उपरांत हिंदी साहित्य में ही प्रहसनों की प्रवृत्ति तीव्रता से पनप उठी। प्रहसनों की वृद्धि ने साहित्य और कलात्मक अभिनयपूर्ण नाटकों की रचना में बाधा उत्पन्न की। पांचवा, द्विवेदी युग नैतिकता और सुधार का युग था। नैतिकता और आदर्श के कारण इनकी प्रवृत्ति परवर्ती युग के स्वभाव के अनुकूल ना थी। इसके अतिरिक्त युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नाटक को साहित्यिक कर्म देने वाले नेतृत्व का अभाव था और कठोर नीतिवादी अथवा आदर्शात्मक बुद्धिवाद के फलस्वरूप द्विवेदी युग भारतेंदु युग की परंपरा को अग्रसर नहीं कर सका। फिर भी इस युग में मौलिक नाटकों की संख्या बहुत कम है तथा अनुवाद कार्य पर अधिक बल रहा है। संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, फ्रांसीसी नाटकों के अनुवाद होते रहे। इस पर राय बहादुर, लाला सीताराम संस्कृत अनुवादकर्ताओं में प्रमुख रहे। उन्होंने नागानंद, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र का अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न ने भी मालती माधव, उत्तर रामचरित्र का अनुवाद किया। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वेणी संहार, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया। शेक्सपियर के रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट का पुरोहित गोपीनाथ ने अनुवाद किया। मथुरा प्रसाद चौधरी ने मैकबेथ का अनुवाद किया। इस काल की नाट्य रचना में हरिओद, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल, बलदेव प्रताप मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं। अब जानते हैं प्रसाद युगीन नाटक के बारे में, जिसका समय 1921 से 1936 ईस्वी का है। जयशंकर प्रसाद ने सन 1910 से नाटक का लेखन प्रारंभ किया। प्रसाद जी ने लगभग 1 दर्जन नाटक लिखकर हिंदी नाटक साहित्य को समृद्धि प्रदान की। उन्होंने सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाल, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, एक घूंट कामना, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखकर हिंदी नाट्य साहित्य का गौरव बढ़ाया। प्रसाद जी ने देशवासियों को आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत को नाटकों का विषय बनाया। देशकाल का सजीव चित्रण, अतीत के संदर्भ में वर्तमान समस्याओं का अवलोकन, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि सभी नाट्य तत्वों का अपने नाटकों में सफलतम प्रयोग किया। प्रसाद के नाटकों में काव्यत्व के कारण भी भव्यता और उदात्तता पाई जाती है, जो हिंदी के नाटकों के लिए एक अनूठी उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद के बाद हरि कृष्ण प्रेमी को गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रसाद युग में हरि कृष्ण प्रेमी ने स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना आदि नाटक लिखे। इसमें स्वर्ण विहान नाटक गीति नाटक है और शेष गद्य नाटक। प्रसाद ने जहाँ प्राचीन भारत का चित्रण करते हुए सत्य, प्रेम, अहिंसा व त्याग का संदेश दिया, वहीं प्रेमी जी ने मुस्लिम युगीन भारत को नाटक विषय के रूप में ग्रहण करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। देश के उत्थान और संगठन के लिए इनके नाटक राष्ट्रीय भावना का प्रचार करने वाले हैं।
इनकी नाटकों के कथानक संक्षिप्त और सुगठित हैं, चरित्र सरल एवं स्पष्ट, संवाद प्रार्थनानुकूल और शायरी सरल व स्वाभाविक है। उपयुक्त नाटक कृतियों के अतिरिक्त आलोच्य युग में धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की रचना अत्यधिक हुई। इन नाटकों में कलात्मक विकास विशेष रूप से नहीं हुआ, किंतु युग की नवीन प्रवृत्तियों प्रभावित होकर कई नाटककारों ने अपनी रचनाओं में नवीन दृष्टिकोण को अपनाया। धार्मिक नाटकों के अंतर्गत कृष्णचरित, रामचरित, पौराणिक तथा अन्य संत महात्माओं के चरित्रों को लेकर रचनाएं प्रस्तुत की। राष्ट्रीय चेतना की प्रधानता होने के कारण धार्मिक नाटकों में भी राष्ट्रीयता का चित्रण हुआ है। प्रसाद युग में इतिहास का आधार लेकर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस समय के नाटककारों की प्रवृत्ति इतिहास की ओर विशेष रूप से गई, क्योंकि यह युग पुनरुत्थान और नवजागरणवादी प्रवृत्तियों से युक्त था। इसलिए इन नाटककारों ने जनसाधारण को अपने गौरवपूर्ण इतिहास तथा महान सांस्कृतिक चेतना का संदेश देना अपना कर्तव्य समझा। इस काल की गौण ऐतिहासिक कृतियों में गणेश दत्त इंद्रकृत महाराणा संग्राम सिंह, भंवरलाल सैनी कृत वीर कुमार छत्रसाल, चंद्रराज भंडारी कृत सम्राट अशोक, ज्ञानचंद्र शास्त्री कृत जयश्री, प्रेमचंद कृत करबला, दशरथ ओझा कृत चित्तौड़ की देवी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक आदि को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इन नाटककारों ने आदर्शवादी प्रवृत्ति के बावजूद स्वाभाविकता का बराबर ध्यान रखा और कल्पना और मनोविज्ञान की सहायता से प्राचीन काल की घटनाओं और चरित्रों को स्वाभाविकता के साथ चित्रित करने की चेष्टा की। इस युग में सामाजिक नाटकों की भी रचना हुई। सामाजिक नाटकों में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक कृत अत्याचार का परिणाम और विधवा नाटक, प्रेमचंद कृत संग्राम, ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत कृषक दुर्दशा, सुदर्शन कृत अंजना, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट है। इन नाटकों में सामाजिक विकृतियों, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध, नारी स्वतंत्रता आदि का चित्रण करते हुए उनके उन्मूलन का प्रयास दृष्टिगोचर होता है। इन नाटकों में समुन्नत समाज की स्थापना का प्रयास किया गया है। भले ही नाट्यकला की दृष्टि से ये नाटक उच्च कोटि के नहीं हैं। आलोच्य युग में थोड़ी बहुत प्रतीकवादी परंपरा चल रही थी, किंतु उसकी गति बहुत धीमी थी। प्रतीक का महत्व वस्तुतः सांकेतिक अर्थ में था। इस अवधि में प्रसाद की कामना के पश्चात सुमित्रा नंदन पंत कृत ज्योत्सना इस शैली की उल्लेखनीय रचना है। हास्य व्यंग्य नाटकों में जीपी श्रीवास्तव का दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर आदि प्रसिद्ध हैं। जनता में इन नाटकों का खूब प्रचार हुआ, परंतु रस और कला की दृष्टि से यह निम्न कोटि की रचनाएं हैं। इस युग में कतिपत्य नीति नाटकों की भी रचना हुई। इनमें प्रमुख है मैथिली शरण गुप्त की अनग, हरिकृष्ण प्रेम की स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा की तारा, उदय शंकर भट्ट की मत्स्यगंधा आदि। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि प्रसाद युग हिंदी नाटकों के क्षेत्र में
एक नवीन क्रांति लेकर आया। इस युग के नाटकों में राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक चेतना का सजीव चित्रण हुआ है, किंतु रंगमंच से लोगों की दृष्टि हट गई थी। जो नाटक इस युग में रचे गए उनमें इतिहास तत्व प्रमुख था और रंगमंच का जीवन परंपरा के कट जाने के कारण वह मात्र पाठ्य नाटक बनकर रह गए। कथ्य के स्तर पर वह देश की तत्कालीन समस्याओं को अंकित करने से पीछे नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रसादोत्तर युगीन नाटक, जिनका समय 1937 से अब तक का माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के पश्चात जो नाट्य साहित्य सामने आया उनके अनेक रूप हैं। कुछ नाटक तो ऐसे हैं जो प्रेम प्रधान हैं, कुछ पौराणिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं और कुछ सामाजिक कुरीतियों से संबंधित हैं। तो बहुत से ऐसे भी नाटक हैं जिन्हें समस्या नाटक की संज्ञा प्राप्त है। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रसादोत्तर काल में नाटकों के कथानक में स्वाभाविकता लाने का प्रयत्न किया गया। कथा वस्तु को संगठित और सुसमृद्ध रूप प्रदान किया गया। चरित्र चित्रण में यथार्थता, प्राचीन तत्वों की बौद्धिक व्याख्या, आधुनिक समस्याओं के संकेत तथा सांस्कृतिक नाटक शिल्प के अत्यधिक प्रभाव के स्थान पर पाश्चात्य नाट्य विधान का प्रभाव आदि पौराणिक नाटकों की विशेषताएं कही जा सकती हैं। श्री उदय शंकर भट्ट का अम्बा, सागर, विजय, विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा आदि नाटक, सेठ गोविंद दास के कर्ण, कर्तव्य आदि, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नारद की वीणा और चक्रव्यूह, गोविंद वल्लभ पंत के यताति, चतुरसेन शास्त्री का मेघनाथ, राधा कृष्ण, पृथ्वीनाथ शर्मा का उर्मिला, रामवृक्ष, बेनीपुर का सीता की माँ, कैलाश नाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा, श्री वस्त्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा। इसके उल्लेखनीय पौराणिक नाटक हैं। प्रसादोत्तर युग में सामाजिक और समस्या नाटक पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। उनकी संख्या पर्याप्त दिखाई देती है। सामाजिक नाटक एक तो वह जिनमें सामाजिक बुराइयों का निरूपण हुआ है और दूसरे वह जो समस्या नाटक कहे जा सकते हैं। समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन प्रमुखतः इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव से हुआ। पाश्चात्य नाटक के क्षेत्र में रोमांटिक नाटकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यथार्थवादी नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें बाह्य द्वंद्व की उपेक्षा आंतरिक द्वंद्व को अधिक दिखाया गया। स्वगत भाषण, गीत और काव्यात्मकता आदि का इनमें परित्याग कर दिया गया। प्रसादोत्तर काल के सामाजिक नाटकों में गोविंद वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी और सिंदूर की बंदी, सुदर्शन का भाट्य चक्र, सेठ गोविंद दास का दलित कुसुम, पतित कुसुम, पाकिस्तान, गरीबी और अमीरी, बड़ा पापी कौन, वृंदावन लाल वर्मा का धीरे धीरे, बांस की फांस, सगुन, हंस मयूर, देखा देखी, निस्तार आदि, हरिकृष्ण प्रेमी का बंधन छाया आदि, चंद्रशेखर पांडे का जीत में हार, उपेंद्रनाथ अशक का स्वर्ग की झलक, बेचन शर्मा उग्र का चुंबन और आवारा आदि उल्लेखनीय हैं, जिनमें आदर्शवादी ढंग पर समाज की बुराइयों और समस्याओं पर प्रकाश डालने की प्रवृत्ति विद्यमान है। प्रसादोत्तर युग के समस्या नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र,
पृथ्वीनाथ शर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंदास आदि प्रमुख हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने क्रमशः सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात जैसे नाटक लिखे। अशोक जी ने जिन समस्याओं और सामाजिक नाटकों की रचना की उनमें कैद, उड़ान, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो, दीदी, भंवर और पैतरे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। निष्कर्ष रूप में कहने का अभिप्राय यह है कि प्रसादोत्तर युग में जो नाटक साहित्य लिखा गया वह प्रसाद की भावुकता के ध्वंस पर बौद्धिकता और यथार्थता की पताका फहराता हुआ दिखाई देता है। अनेक ऐसे नाटक भी हैं जो आधुनिक युग की प्रवृत्तियों और परिवेश व्यापी विसंगतियों व विषमताओं को निरूपित करते हुए सामने आए हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।